मणिपुर में एक बार फिर से हमें तनाव दिख रहा है। आज बीएसएफ कांस्टेबल की हत्या कर दी गई है और इससे पहले हमने देखा कि एक गांव में बमबारी हुई थी और जिसमें 2 बच्चे की मौत हो गई थी। सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है कि वो कब जाएंगे। विपक्ष लगातार मणिपुर पे सवाल पूछता आ रहा है, लेकिन ये पूरा मामला है क्या? अब यहां से मणिपुर की तस्वीर आगे क्या जाने वाली है, उसका भविष्य क्या होने वाला है? मैती कुकी का जो झगड़ा है, आपसी विवाद है, ये किस ओर हमें लेकर जा रहा है? इन तमाम चीजों पर हमें समझाने के लिए सुल्तान है और उनकी डायरी है जो बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा मसला समझाएंगे कि कौन मैतेई थे, कौन कुकी हैं, माफ करें, कौन मैतेई हैं, कौन कुकी हैं, थे हमने गलत बोल दिया। और ये जो पूरा मसला है, ये शुरू कहाँ से हुआ, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से आती है, इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए सुल्तान हमारे साथ हैं। सुल्तान, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मैती और कुकी का जिक्र हम लगातार सुनते आ रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है? मैतेई वहाँ पे लंबे समय तक रहते आए हैं मणिपुर में, और इस पूरे के पूरे विवाद की पृष्ठभूमि अगर आप देखेंगे तो 1947 से ये विवाद शुरू होता है। दरअसल 1947 में जिस समय हमको आज़ादी मिली थी, उस समय 500 से ज़्यादा राज परिवार इस देश में कई अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में राज कर रहे थे। उसमें से मणिपुर भी एक था, और मणिपुर में उस समय राज कर रहे थे राजा बोध चंद्र सिंह। और राजा बोध चंद्र सिंह ने शुरुआत में जो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन है वो साइन कर दिया था, जब माउंटबेटन ने ये कहा था कि लैप्स ऑफ पैरामाउंसी हो गया है, कि आपके ऊपर जो ब्रिटिश क्राउन का एक पैरामाउंट क्राउन था वो हट गया है अब, और भारतीय सरकार ही आपके ऊपर पैरामाउंसी है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है एक्सेशन की ट्रीटी साइन करिए। तो शुरुआती एक्सेशन की ट्रीटी में ये शर्तें थी कि कम्युनिकेशन, डिफेंस और राजस्व की जो व्यवस्था है वो बुनियादी तौर पे भारतीय सरकार के पास में रहेगी। शेष जो शासन व्यवस्था है वो प्रिंसली स्टेट अपने हिसाब से चलाएंगे। इस पे शुरुआती तौर पर प्रिंसली स्टेट्स को राजी किया गया। बाद में मर्जर डॉक्यूमेंट साइन हुए जिसमें वो भारतीय संघ में मिलते चले गए, ये जितने प्रिंसली स्टेट थे एक के बाद एक। तो ऐसी स्थिति बनी कि ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन होने के बाद में बोध चंद्र सिंह जो है वो मणिपुर का एक अलग से स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कि भारत सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। और 1949 में बोध चंद्र सिंह जो है शिलोंग गए हुए थे किसी काम से, वहाँ पे भारतीय सरकार ने उनको नज़रबंद कर दिया, एक तरीके से हाउस अरेस्ट कर दिया, और उनको तभी छोड़ा जब उन्होंने मर्जर डॉक्यूमेंट पे साइन किया। और वो तारीख थी 21 सितंबर 1949 1949 का 21 सितंबर, और अक्टूबर 15 को ये लागू कर दिया गया, और मणिपुर जो है 15 अक्टूबर 1949 को भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। और ये यहाँ से ये विवाद शुरू होता है, क्योंकि जो मैतेई समुदाय है वहाँ का, उसका ये कहना है कि 1949 से पहले हमको ट्राइबल समुदाय जो है वो माना जाता था, आदिवासी समुदाय माना जाता था। लेकिन 1949 का जो एक्सेशन और मर्जर हुआ, उसके बाद में हमको ट्राइबल हमारा स्टेटस जो है उसको खारिज कर दिया गया। अच्छा, इसकी एक वजह जो है वो इतिहास में भी है। ऐतिहासिक तौर पे मैतेई जो है वो वहाँ के ट्राइबल समुदाय ही हैं, वहाँ के आदिवासी समुदाय ही हैं, ओरिजिनल है, इंडिजीनियस पीपल हैं। लेकिन हुआ क्या कि 1717 में शांतिदास गोस्वामी नाम के एक रामानंदी संप्रदाय के संत जो हैं वहाँ पहुँचे, और उन्होंने उस समय के जो राजा थे, मैतेई राजा थे, पाम होइबा, उनसे मिले, और उनको जो है उन्होंने अपना मुरीद बना लिया। और इस तरीके से पाम होइबा जो है उन्होंने हिंदू धर्म में आना स्वीकार किया। वो हिंदू प्रैक्टिसेस जो हैं उनको स्वीकार किया। उससे पहले जो है सानामानी जो उनका इंडिजीनियस रिलीजन है, जैसे तमाम आदिवासी समुदाय में हमने देखा है कि वहाँ पे पुरखों को पूजने की एक परंपरा रही है, उनके अपने देवी देवता रहे हैं। ये तमाम आदिवासी समुदाय में हमने देखा है। और इवन हम जिसको हम हिंदू समुदाय कहते हैं, बड़े उसमें भी है कि हम अपने पुरखों को पूजते हैं। तो ट्राइबल ट्रेड्स जो हैं, हमारी जो पिछले जो ट्राइबल जड़ें हैं, उनको भी हम किसी न किसी समय, क्योंकि हम सब किसी न किसी समय किसी कबीलाई समुदाय का हिस्सा रहे हैं, तो उसके जो है याददाश्त के तौर पर हम अभी भी अपने पुरखों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं। और तमाम इस किस्म की मान्यताएं जो हैं वो हिंदू धर्म में भी जो मानने वाले हैं उनमें भी आपको पाई जाती है। तो सानामानी रिलीजन जो था, सानामानी जो विश्वास था, वहाँ से वो जो है हिंदू धर्म में आए। पाम हेइबा जो वहाँ के मैतेई राजा थे, उन्होंने स्टेट रिलीजन जो है हिंदुज़म को घोषित कर दिया। तो मैतेई उस समय जितने थे वो हिंदुज़म में कन्वर्ट हो गए, या उन्होंने हिंदुज़म में कन्वर्ट होना गलत शब्द है, उन्होंने हिंदू विश्वासों को अपना लिया। तो ऐसी स्थिति में तो अभी जो मैतेई हैं वो 85% के तकरीबन जो है हिंदू हैं, और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो मणिपुर की हिंदू है। तो विवाद की दूसरी जड़ जो है वो 1960 का रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट है। इसका आर्टिकल 158 कहता है कि जो वहाँ पे
मणिपुर के आदिवासी समुदाय हैं वो तो इम्फाल वैली में अपनी जमीनें ले सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, लेकिन इम्फाल वैली में रह रहे मैतेई समुदाय के जो लोग हैं, क्योंकि वो मुख्य धारा के एक हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हालांकि उनका कल्चर पूरा ट्राइबल है, लेकिन उनको ट्राइबल जो है के तौर पे, एसटी के तौर पे मान्यता नहीं दी गई थी उस समय, और वो उनको ये बंदिश लगा दी गई कि वो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे वो नहीं ले पाएंगे जमीनें, और रहवासी वहाँ के नहीं हो पाएंगे, वहाँ उनका जो है लैंड राइट जो है वो खत्म कर दिया गया। तो इसके ऊपर मैतेई समुदाय के ऊपर बहुत जो है उसमें असंतोष था, क्योंकि आप अगर देखेंगे इम्फाल वैली को तो बहुत सघन बसी हुई वैली है, और आप जब मणिपुर का पूरा नक्शा देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप एक क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हुए हैं, चारों तरफ आपको हिल दिखेंगी, बीच में एक कटोरे नुमा संरचना है जो कि इम्फाल वैली है, जो वहाँ पे सबसे फर्टाइल जगह है। वहाँ पे लगातार जो कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं वो तो आके बसते रहे, लेकिन मैतेई समुदाय जिनको बसने के लिए जगह कम पड़ रही थी, बहुत मतलब मुश्किल हो रही थी बसने के लिए, उनको जो है हिली एरियाज में जमीनें लेने से मना कर दिया। तो ये विवाद की जड़ यही है, ठीक है, बुनियादी तौर पे, और इसके ऊपर बार बार जो है संघर्ष होते रहे। अब आप ये समझिए कि इसका एक एंगल ये भी है कि वहाँ पे जो कुकी हैं जिनके और मैतेई के बीच में संघर्ष जो है लगातार चल रहा है, उनकी भी एक कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहानी ये है कि उनका पहले तो उनकी जो जिक्र जो है वो 38 मतलब ईसा के 38 साल बाद के मिलता है, मतलब 2000 साल पुराना उनका भी इतिहास, लेकिन बहुत डोमिनेंट वहाँ पे डोमिनेंटली नहीं मिलता है। 15वीं सदी में जो बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध लिटरेचर लिखते थे वहाँ पे कोकी नाम से जो है उनका जिक्र मिलता है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंटली नहीं मिलता है। और उस समय जो है कहा जाता है कि एनल, चीरू, आइमोल, क्लेन जैसे जो हैं जनजाति थी, जो कि कुकी जनजाति की क्लेन्स हैं, वो जाके वहाँ पे बैठ गई, जिसमें एनल है, चीरू है, आइमोल है, इस तरीके की क्लेन्स जो हैं वहाँ पे बसी हुई थी पहले, लेकिन इनको कहा जाता है ओल्ड कुकीज। ये मणिपुर में ही बसी, ये मणिपुर में ही बसी हुई थी। ये 15वीं-16वीं शताब्दी में इनकी बसावट का हमको सबूत मिलता है तमाम लिटरेचर्स में, लेकिन ये ओल्ड कुकीज कहे जाते हैं, और इनके अपने जो रीति रिवाज हैं, जो कल्चरली, ये धीरे धीरे नागा समुदाय के साथ में मर्ज हो गए। तो ये ओल्ड कुकीज जो हैं, इनका और मैतीस का भी कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि एक सिविलाइजेशनल टाई है, सालों सैकड़ों साल जो है ये लोग साथ में गुजार चुके हैं। दरअसल जो अभी कुकीज और मैतीस के बीच में जिनको न्यू कुकीज कहा जाता है, उनका हम प्रवचन देखते हैं 18 और 19वीं शताब्दी के बीच में। उस समय हुआ ये था कि बर्मा जो है उसने मणिपुर का एक हिस्सा कब्जा लिया था, और फिर मणिपुर के जो राजा थे उन्होंने मदद मांगी थी अंग्रेजों से कि हमको जो है बर्मा के खिलाफ आप मदद करिए। तो अंग्रेज वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने इंटरवीन किया, बर्मा से कहा मणिपुर का बड़ा इलाका छुड़ाया और एक मणिपुर में राज बनाया, मैतियों का एक जो है फिर से राज जो है वहाँ पे प्रिंसली स्टेट खड़ा किया। तो अंग्रेजों को ये समझ में आ गया था कि ये पूरा इलाका जो है स्ट्रेटजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नागा रेडर्स आते थे काफ़ी सारे, और नागा रेडर्स से बचाने के लिए उन्होंने कुकीज़ को लाके स्ट्रेटजिकली बसाना शुरू किया 18वीं 19वीं शताब्दी में खास तौर पे। तो यहाँ पे जो है मैती किंगडम को नागा रेड से बचाने के लिए सारा का सारा प्रपंच रचा गया। और इस बीच में क्या हुआ कि मैतीस के अंदर जो 1880 का जो गजेटियर है मणिपुर का, वो ये बताता है कि उस समय 8000 ओल्ड कुकीज़ वहाँ पे रह रहे थे और 17000 न्यू कुकीज़ वहाँ पे लाके बसाए गए थे। ये 1880 की स्थिति है। अब ये होता है कि 1917 में जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस समय जो रॉयल इंग्लिश आर्मी है, जो क्राउन की आर्मी है, जो ताज की आर्मी थी, वो एक पूरी की पूरी कोर बनाती है एक तरीके से आर्मी की, और उसका नाम रखा जाता है लेबर कोर। अच्छा। और उसमें भारतीय सैनिकों को सम्मिलित किया जाता है और फ्रांस के मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजा जाता है भारतीयों को। तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध दोनों में भारतीय सैनिकों का योगदान जो है एलाइड फोर्सेस की तरफ से लड़ता हुआ सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा भारतीय वहाँ पे मारे गए, सबसे ज़्यादा भारतीय वहाँ पे उन्होंने जंग के मैदान में उन्होंने खुद को डिप्लॉय किया। तो भारत जो है एक तरीके से अमेरिका, माफ़ कीजिए, अंग्रेज़ों का पूरी तरीके से सैनिक सप्लाई का वो बना हुआ था जरिया। तो लेबर कोर बनी। तो यहाँ पे जो है मैतीज ने, माफ़ कीजिए, कुकीज़ ने जो है मना कर दिया। तो कुकीज़ के कुछ लीडर थे जिसमें चेंग जपाओ, खुतिन थांगा, तीन तोंग और पाचे। तो ये लोकल लीडर्स थे, इन्होंने साफ मना कर दिया कि हम जो है इस लेबर कोर में नहीं जाएंगे। तो उसके खिलाफ जो है अंग्रेजों ने फिर मुहिम शुरू की। जिन लोगों को इन्होंने खुद बसाया था उन्हीं के खिलाफ इन्होंने मुहिम शुरू की। 1917 से लेकर 1919 तक जो है लगातार ये मुहिम जारी रही। और उसके बाद अंग्रेजों को समझ में आया कि अगर हमको कुकीज़ को जीतना है तो लड़के उनसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है, और इसमें हमारी भी कैजुअलिटी हो रही है, उनकी भी कैजुअलिटी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर वहाँ पर अपना दूसरा हथियार अपनाया। उन्होंने ईसाइयत को
वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। और यहाँ से कुकी जो हैं वो ईसाइयत की तरफ बढ़ते हैं। और ख़ासतौर पे हालांकि जो कोशिशें हैं हमको पहले से शुरू होती हुई दिखाई देती हैं। अगर हम मणिपुर में ईसाइयत के, अगर क्रिश्चियनिटी के इतिहास की तरफ जाते हैं तो उसमें 2 एंट्रीज हमको दिखाई देती हैं। 2 अलग अलग मिशनरी एंट्रीज अलग अलग दिशाओं से होती हैं, जिसमें पहली एंट्री थी जिसको हम नॉर्दर्न एंट्री कहते हैं। इस समय कुकीज़ को बसाया जा रहा था। उसी समय 1896 के तकरीबन जो है विलियम पेट्रिग्यू नाम के एक मिशनरी थे, वो आए थे और उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इम्फाल वैली में कोशिश की, लेकिन इम्फाल में मैतीज़ ने उनका बहुत विरोध किया। उसके बाद में उखरूल चले गए वो, जो कि हिली एरिया है, और वहाँ पे जाके उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार करना शुरू किया और 1901 में पहला चर्च बना, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पे नहीं फैल पाया। दूसरी जो सदर्न एंट्री है जिसमें वेटकिन रॉबर्ट्स जो हैं वो वेलिश मिशनरी थे, वो घुसते हैं चूड़ाचांदपुर में, और सैनवॉन नाम का एक गांव है चूड़ाचांदपुर में, वहाँ के चीफ ने उनको न्योता दिया था, बुलाया था उन मिशनरी को, तब वो गए थे और वहाँ पे वो थाडो कुकी पायनियर मिशन शुरू करते हैं। ये बड़ा मिशन है और जो धीरे धीरे पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैलता हुआ हमको दिखाई देता है। और अब आपको ये समझना होगा कि क्योंकि कुकी ट्राइबल हैं और ट्राइबल जितने भी आदिवासी समुदाय हैं वहाँ पे सामुदायिक व्यवस्था बहुत मजबूत होती है, गाँव की जो एक संरचना होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो चर्च ने इस सामुदायिक व्यवस्था में खुद को केंद्र में ला दिया। तो अब आप ये समझिए वहाँ पे शादी हो रही तो चर्च करवा रहा है, वहाँ पे फैसले अगर हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले केवल कुकी के लिए, कुकीज़ में भी, नागाओं में भी हमको ये देखने को मिलता है, क्योंकि समाज का जो कायदा है आदिवासी समाजों में उसी तरीके से चलता है। समाज अपने हिसाब से ही, उसके प्रशासनिक जो तौर तरीके हैं वो भी खुद डिसाइड करता है, कल्चरल तौर तरीके हैं वो खुद डिसाइड करता है, विवाह संस्था वो लोग खुद चलाते हैं, अपने रीति रिवाज खुद अपने तरीके से तय करते हैं। ये सदियों से जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं। तो चर्च ने धीरे धीरे जो है, जब वो कन्वर्जन होना शुरू हुआ तो चर्च उस सामुदायिक व्यवस्था के केंद्र में आ गया। जिस तरीके से पुराने समय में जो गाँव का चीफ होता था वही गांव का पुरोहित भी होता था, मतलब गांव की धार्मिक कार्यक्रियाएं भी वही करवाते थे। अगर सैनिक कुछ ऐसे मुहिम है तो वो भी वही गांव का चीफ लीड करता था। तो ऐसी स्थिति जो है वो चर्च ने वहाँ पे बना ली और चर्च जो है अभी वहाँ के समुदाय के केंद्र में है। वहाँ शादी हो रही हैं तो चर्च में हो रही हैं, वहाँ कुछ प्रशासनिक आपसी विवाद हैं वो भी चर्च में सुलझ रहे हैं, वहाँ कुछ और व्यवस्था जमीनों के विवाद हैं वो भी जो है चर्च में सुलझ रहे हैं। और ये चर्च बहुत वाइटल रहे इस पूरी की पूरी इंसर्जेंसी में, क्योंकि इन चर्चों को एक तरीके से कुकी विद्रोही कई मामलों में हमने देखा है कि वो अपने ठिकाने के तौर पे, अपने एम्युनिशन डंप के तौर पे इस तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं। तो ये स्थिति वहाँ पे बनती है। और कुकियों के बीच में जो है, तो ये हमने ये देखा, तो एक तरफ जो है मैती हैं जिनका धार्मिक विश्वास हिंदू है, दूसरी तरफ कुकी हैं जिनका धार्मिक विश्वास ईसाइयत है। तो इनके बीच में एक तरीके की खींचातान की स्थिति है, हालांकि इसमें कम्युनल एंगल से ज्यादा ट्राइबल वॉर की स्थिति। हाँ, तो आपने जैसे विद्रोह का जिक्र किया कि कुकी विद्रोही, तो वो विद्रोह उन्होंने फिर चुना क्यों, कारण क्या था? उसके कई कारण हैं, जिसमें मैं अभी को बताऊंगा कि अभी जो रिसेंट जो विद्रोह उठे हैं, पहले उसका पस मंजर समझ लेते हैं, फिर उसको हम थोड़ा सा विश्लेषण करके अपने दर्शकों को बताते हैं कि उसकी असल वजहें जो है हमको जो समझ में आती है वो क्या है। तो दरअसल क्या हुआ कि 20 अप्रैल 2023 को लंबी लड़ाई जो है मैती समुदाय लड़ रहा था कि हमको ट्राइबल स्टेटस वापस मिले, और 20 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट का एक फैसला आता है कि जो मैती समुदाय है उसको एक ट्राइबल जो है समुदाय, एक आदिवासी समुदाय के तौर पे उसको गिना जाए। और उसके बाद में 19 मई को डेडलाइन वो तय कर देते हैं कि 19 मई तक इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, राज्य सरकार जो है नोटिफिकेशन डाल के मैतियों को ट्राइबल लिस्ट में ऐड कर दें। तो इसके बाद में 28 अप्रैल को इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम नाम से एक संस्था है जो कि कुकी समुदाय की संस्था है, वो बंद का आह्वान करती है और पूरे प्रदेश में बंद शुरू होते हैं और वहाँ से जो है हिंसा शुरू होती है। और ये हिंसा 2 साल चलती है, जिसमें हमने तमाम किस्म के जो है हिंसक विजुअल देखे हैं, आगजनी के, महिलाओं को नंगा परेड कराने के, और वहाँ पे जितने चुने हुए प्रतिनिधि थे उनके घर जलाए गए, वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके घर जलाए गए, पुलिस में तनातनी की स्थिति हो गई कि पुलिस में तनातनी स्थिति हो गई। पुलिस में ऐसी स्थिति हो गई जो नागा और मैतेई थे वो एक पक्ष में खड़े हो गए और जो कुकी थे वो एक तरफ खड़े हो गए। तो राज्य सरकार की पुलिस भी जो है उसमें भी वर्गीकरण हमको देखने को मिला। सीआरपीएफ से लगातार झड़पें हुई, हथियार लूटे गए, एम्युनिशन लूटा गया, और ये अंत होता है इसका ये फरवरी 2025 में एन बीरेन सिंह जो उस समय के
तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनका इस्तीफा होता है और राष्ट्रपति शासन लगता है। इसके बाद में हमको एक बार हिंसा जो है वो धीरे धीरे ठंडी पड़ती हुई दिखाई देती है। और इस पूरे 2 साल की हिंसा में मणिपुर ने इतनी सारी चीज़ें देखी, 258 वहाँ पे मौतें हो गई, 60,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़ के भागना पड़ा, आगजनी हुई 4,786 घरों में, 386 जो रिलीजियस प्लेस हैं, जो वर्शिप के प्लेस हैं, चाहे वो मंदिर हैं चाहे वो चर्च हैं, उनको जला दिया गया। 6,000 जो है वेपन वो लूट लिए गए और 6 लाख के तकरीबन जो है एम्युनिशन या राउंड्स जो हैं वो भी लूट लिए गए। तो ये स्थिति वहाँ पे बनी। और इसके बाद में हुआ ये कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया। पहले जो गृह सचिव थे, काफ़ी कैपेबल ऑफिसर माना जाता है, अजय भल्ला को, उनको वहाँ का गवर्नर बनाया गया और उन्होंने कोशिश करके 1 साल में वहाँ पे एक शांति की स्थिति खड़ी कर दी। और इसके बाद में हुआ क्या कि 3 फरवरी 2026 को राष्ट्रपति शासन हटाया गया, युमनाम खेमचंद सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। और जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहाँ पे लेटन सराइखोंग में हिंसा हो गई 7 फरवरी को। 3 फरवरी को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 4 दिन के बाद लेटर सराइखोंग में एक तांगाखुल नागा समुदाय का एक युवक था जिसने शराब पी रखी थी। 2 युवकों के बीच में आपसी झड़प हुई। इसमें ये नागा समुदाय के युवक जो है वो जख्मी हो गए। इसके बाद में वहाँ पे दंगे शुरू हो गए। इस युवक का नाम था स्टार्लिंग। तो ऐसी स्थिति हुई। और अब तक आप ये समझिए कि मणिपुर में 3 बड़े समुदाय हैं, जिसमें मैती सबसे बड़ा है, फिर कुकी हैं और नागास हैं। और नागा जो हैं उन्होंने इस पूरे के पूरे विवाद में 2 साल की हिंसा में किसी भी तरफ पक्ष से पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि नागाओं और कुकियों के बीच में भी पुराने विवाद रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने रिस्ट्रेन दिखाया, एक तरीके से अपने आप को रोके रखा और अपने आप को संयमित रखा, जिसकी वजह से नहीं तो मणिपुर हिंसा जो है और हिंसक हो सकती थी। अब यहाँ से जो है ये जो 7 फरवरी की जो घटना थी, वहाँ से एक सुबह ये पैदा हुआ कि कहीं नागा भी जो है इस पूरे के पूरे संघर्ष में ना उतर पड़े। और उसके बाद में उखरूल में जो है तमाम जगहों पर आगजनी हुई, फायरिंग भी करने की कोशिश हुई, लेकिन जैसे तैसे करके इस पूरी की पूरी हिंसा को काबू पा लिया गया। अब होता है अगला जो इंसिडेंट, जिसको हम कहते हैं बिष्णुपुर में मोइरंग त्रेंगला ओबी नाम का एक गांव है। यहाँ पे जो है एक बम फटता है जिसमें 5 साल का एक बच्चा आईमान टोमथिन और 5 महीने की उसकी बहन ओईमान योसाना जो है, ये दोनों जो है उस बम धमाके में मारे जाते हैं। 2 मासूम और बिल्कुल छोटे बच्चे जो कि निर्दोष हैं, पूरी तरीके से उसका हिस्सा से कोई लेना देना ही नहीं है, वो उस बम धमाके में मारे जाते हैं। इसके बाद ये मैती मेजॉरिटी गांव है और इसके बाद मैती फिर से भड़क जाते हैं और वो जाके, और ये जो इलाका है जिसको हम मोइरंग कह रहे हैं, ये बिष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर में कुकी डोमिनेंस है, बिष्णुपुर में जो है मैती डोमिनेंस है। इसके बीच में एक बफर जोन है और बफर जोन इस तरीके से बनाया गया कि वॉलेटाइल बफर जोन है। लगातार वहाँ पे हमको झड़पें देखने को मिलती है, एक दूसरे के ऊपर हमले देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद में हुआ ये कि मैतेई समुदाय के कुछ लोग जो हैं वो स्थानीय थाने को फूंक देते हैं। उसके बाद में 500 के तकरीबन लोग जो हैं स्थानीय सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला बोल देते हैं, ये कहते हुए कि आपको हमारी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। अब जब आप हमको हमारी सुरक्षा ही नहीं दे रहे हैं, तो हमको अगर सुरक्षा उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, तो आपका यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है। और बड़ी विकट स्थिति बन गई थी। सीआरपीएफ ने उनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद में सीआरपीएफ को अंततः गोली चलानी पड़ी, जिसमें 3 और लोग मारे गए। और इस बीच में 10 अप्रैल 2026 को मैंगकोट चेपू विलेज है, ये म्यांमार बॉर्डर के पास में है, और वहाँ पे 4:45 के एक आरओपी ड्यूटी होती है, रोड ओपनिंग पार्टी होती है हर अर्धसैनिक बल की, हर सशस्त्र सेना की। उसमें एक कांस्टेबल थे मिथुन मंडल, जो कि 170वीं बटालियन बीएसएफ के जवान थे। वो आरओपी पार्टी में थे, रोड ओपनिंग पार्टी में थे, और उनके ऊपर फायर हुआ और उसमें जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये आज के ताज़ा हालात हैं कि वहाँ पे मणिपुर में क्या स्थिति है, और मणिपुर एक तरीके से फिर से एक लंबी और हिंसक झड़प के कगार पे खड़ा हुआ है। अब तमाम किस्म की आपको बातें कही जाती हैं, बताया जाता है कि मणिपुर में इसलिए हिंसा हो रही है क्योंकि मैती इसको बसने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैती और कुकियों के बीच में जो है लंबे समय से एक तनाव की स्थिति है और एक तनाव का इतिहास भी रहा है। इसके बावजूद एक और चीज़ है जिसके ऊपर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ कि एक वजह जो है, एक हमको एंगल जो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि थोड़ा समय मेरे को भी हो गया ये तमाम चीज़ें कवर करते हुए। तो बात यह है कि
आप इसको इस सिरे को यहाँ से पकड़िए कि 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो जाता है। तो उससे पहले अफीम बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में उगाई जाती थी और इस अफीम को परिष्कृत किया जाता था, इसको जो है प्योर किया जाता था केपीके या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में। तो यहाँ से जो है आईएसआई का एक जो है फंडिंग की बड़ा जरिया जो है वो अफगानिस्तान से आता था और सीआईए भी इस ऑपरेशन में उनका साथ देते थे, क्योंकि सीआईए का ये ओपन सीक्रेट है कि सीआईए जो कि अमेरिकन एजेंसी है वो अपने तमाम ऑपरेशंस का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ड्रग ट्रेड से कमाती है। दुनिया भर में एक ड्रग कार्टेल्स को वो नियंत्रित करती है अपने हिसाब से, और उसमें एक बहुत दिलचस्प जगह पड़ती है जिसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। ये 3 देश हैं, थाईलैंड, लाओस और म्यांमार, और यहाँ पे एक रुआक नदी है, एक मैंगकॉक नदी है। ये इनका जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे ये तमाम किस्म के जो है व्यापार वो चलते हैं। पहले हिस्टोरिकली यहाँ पे अफीम का व्यापार होता था, लेकिन अफीम थोड़े समय बाद में जो है कम प्रॉफिट देने वाला बिजनेस बनता चला गया, क्योंकि चाइना में जैसी अफीम की मांग थी वैसी अफीम की मांग रही नहीं। उसके बाद में यहाँ पे मेथाम्फेटामाइन जो है, जिसको हम लोग सामान्य तौर पे एमडी बोल देते हैं, वो उसका ट्रेड जो है, जो कि सिंथेटिक ड्रग्स है, उसका जो है ट्रेड यहाँ पे होना शुरू हुआ। और ये पूरी तरीके से स्मगलिंग के ऊपर आधारित एक तरीके से इलिसिट ट्रेड है, पूरी तरीके से गैर कानूनी ट्रेड है। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को कहा जाता है कि सीआईए उसको ओवरसी करती है और यहाँ से उसको एक बड़ा फंड मिलता रहा है। तो ऐसी स्थिति है कि म्यांमार का जो बॉर्डर है वो लगता है सीधा सीधा मणिपुर से, और यहाँ से स्मगलिंग लगातार होती रही है। अब ये हुआ कि 2021 में जब अफगानिस्तान में अफीम उगना बंद हो गई, तो हिस्टोरिकली इस पूरे इलाके में पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि अफीम उगाते रहे लोग, तो वहाँ यहाँ पे फिर से अफीम की खेती शुरू हुई। और इस अफीम की खेती, अब आप ये समझिए कि जब भी अफीम की खेती होगी तो जिन इलाकों में होगी उन इलाकों को हमेशा राजनीतिक रूप से अस्थिर रखा जाएगा, क्योंकि अगर आप टेररिज्म समझना चाहते हैं, किसी जगह की इंसर्जेंसी समझना चाहते हैं, तो उस इलाके में होने वाली स्मगलिंग को आपको समझना पड़ेगा। वहाँ पे किस तरीके की ड्रग की स्मगलिंग होती है, किस तरीके वहाँ सोने की स्मगलिंग होती है। जब आप ये ट्रेड समझने लग जाएंगे तो आपको वहाँ का टेररिज्म भी समझ में आने लगेगा। तो बुनियादी बात वहाँ पे ये है कि अफीम की खेती अफगानिस्तान में 21 में बंद हुई है, और 23 में हमारे यहाँ से हमको ये अस्थिरता मणिपुर में लंबे समय बाद में फिर से देखने को मिलती है। तो ये एक मेरा एक्सप्लेनेशन है, एक मेरी विश्लेषण ये कहता है कि इस पूरे की पूरी हिंसा के पीछे एक नार्को टेररिज्म है, एक नार्कोटिक्स का जो व्यापार है, जो कि बहुत बड़ा व्यापार है, और एक पूरी ब्लैक इकॉनमी है जिसमें सीआईए के भी हित जुड़े हुए, तमाम एजेंसियों के भी हित जुड़े हुए हैं। इसके चलते जो है ये पूरा का पूरा मणिपुर में अस्थिरता हमको देखी जाती है, जिसका एक सिरा हम यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। तो ये स्थिति फिलहाल मणिपुर में बनती है, और मणिपुर में एक छोटी शांति के बाद में जो है मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में फिर से तनाव की स्थिति है। और भारतीय सरकार को ये चाहिए, ये ज़रूरत है कि वो दोनों समुदायों को बैठ के उनसे बातचीत करके उनमें एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, एक जो भरोसे की कमी है, उसको ख़त्म करें। और दूसरी तरफ ये जो ट्रांस बॉर्डर पूरा का पूरा ये स्मगलिंग नेटवर्क चल रहा है, इसके ऊपर भी कड़ाई से कार्रवाई करें, ताकि जो है मणिपुर में फिर से स्थिरता और शांति लौट सके। तो जैसा कि सुल्तान ने आपको बताया भी कि जो मणिपुर का जो इम्फाल घाटी है, उसमें अगर हम जोड़ना चाहें तो 10% इलाका कवर करता है, बाकी 90% पूरा पहाड़ वाला कवर करता है। और जो हिंसा का कारण या फिर अस्थिरता का कारण यही बना कि सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला समुदाय है वो केवल 10% में रहेगा, और 90% में बाकी कुकी और नागा के जो लोग हैं वो रहेंगे। और हमने लंबा एक तनाव देखा 2 साल के करीब, और उसके बाद हमें थोड़ी शांति दिखाई दी। लगा कि मणिपुर में अब जो स्थिरता है वो आएगी, लेकिन जैसे ही वहाँ से राष्ट्रपति शासन हटता है, एक बार फिर से हमें मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बीच मणिपुर छूट जाता है। बंगाल इलेक्शन है, असम इलेक्शन है, जो युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में, उस बीच में मणिपुर छूट जाता है। लेकिन हम लोग ने कोशिश की, और बिल्कुल आगे भी आपके पास मणिपुर से जुड़ी हुई खबर लाते रहेंगे, ताकि जो मणिपुर है, जिसको पूरा देश देखना चाहता है, लेकिन फिर भी वो सुर्खियों में नहीं आ पा रहा है, एक छोटे से कॉलम में उसे ला के रख दिया जाता है, वो आपकी आंख के सामने आता रहे। और पिंच पूरी कोशिश करेगा कि सरकार को उस मसलों पर भी जिस पर उनकी जवाबदेही बनती है, प्रधानमंत्री मोदी से या फिर बाकी वहाँ के जो सरकारी तंत्र हैं उनसे जो जवाब मांगा जाए, वो हम लोग उनसे मांगने की पूरा प्रयास करेंगे। आप देखते रहें न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।